CFT के अगले चरण में प्रश्न दे रखा है कि MnH2O6+2 की CFSC की ऊर्जा कितनी होगी। तो MnH2H2O क्या होगा, दुर्बल लिगेंड। तो इसमें नीचे देख लो T2G और EG में डी कक्षक का विपाटन होगा। T2G में 3 इलेक्ट्रॉन है तो T2G की ऊर्जा अपन कितनी मानते हैं, -0.4 मानते हैं। कितनी लिखते हैं, -0.4। तो -0.4 इंटू एक में इलेक्ट्रॉन कितने T2G में 3, तो -0.4 इंटू 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12। और ऊपर कितनी हो जाएगी, EG की अपन मानते हैं 0.6, प्लस के 0.6, तो प्लस के 6 पॉइंट इंटू 2 करेंगे, कितने हो जाएंगे, 2, तो ये हो जाएगा 12। माइनस के 12 और प्लस के 12, तो कुल ऊर्जा कितनी आ जाएगी CFSC की, 0 आ जाएगी। कुल ऊर्जा कितनी आ गई, 0। ठीक है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन दे रखा है इसने, ये एक बार PMT में आया हुआ था। लो स्पिन D6 अष्टफलकीय की ऊर्जा कितनी होगी। D6 है तो D6 की ऊर्जा में क्या भरेंगे, T2G में 3 भर जाएंगे। ठीक है। तो T2G में 6 के 6 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे T2G में। तो इसको कैसे लिखेंगे, इसकी ऊर्जा कितनी होती है, -2/5 होती है। और इलेक्ट्रॉन कितने, 6, तो ये हो जाएगा -12/5। और डेल्टा O ऊर्जा हो जाएगा प्लस। इसमें पेयरिंग इलेक्ट्रॉन कितने पेयरिंग है, 3, तो 3p। तो इस फॉर्म में इसने आंसर मांगा था, -12/5 डेल्टा O प्लस 3p। पेयरिंग इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 3। ये ध्यान रखना। और ऊर्जा तो अपने को पता है नीचे वाले कितनी होती है, -2/5 या -0.4 अपन ले सकते हैं। फिर डेल्टा O ऊर्जा को प्रभावित करने वाले कारक कितने होते हैं। तो डेल्टा O किसके समानुपाती होती है, आवेश के, चार्ज के, धातु के आवेश के। और दूसरा किसके, जो धातु की सामर्थ्य होती है, जैसे प्रबल या दुर्बल लिगेंड। प्रबल लिगेंड की ज़्यादा होगी, दुर्बल लिगेंड की कम होगी। फिर इसमें ज्यामितीय रूप में डेल्टा O किसकी ज़्यादा होती है, ये दे रखा है। तो सबसे ज़्यादा किसकी होती है, स्क्वायर मतलब वर्गाकार समतलीय। फिर होती है अष्टफलकीय। और फिर होती है चतुष्फलकीय रूप में, टेट्राहेड्रल चतुष्फलकीय। फिर होता है डेल्टा T बराबर क्या होता है, 4/9, 4/9 इंटू अष्टफलकीय। एक बार ज़्यादा होती है चतुष्फलकीय, बराबर क्या होगा, 4/9 इंटू अष्टफलकीय ज़्यादा होगी। इसमें NiCl4 दे रखा है और NiCl6 दे रखा है। तो इसमें ज़्यादा डेल्टा O किसका होगा, डेल्टा O किस पे निर्भर करता है, चार्ज पर। और चार्ज इसमें कितना, माइनस, इसकी होगी ऑक्सीजन अवस्था +2 और इसकी होगी +4। तो ज़्यादा चार्ज किस पे है, निकिल +4 की ज़्यादा होगी। ये इसमें आंसर होगा इसका। अगला है स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। ये सीरीज के वाइज लिगेंड की प्रबलता का पता लगता है। तो पहले आयोडीन, ब्रोमीन, एससीएन, क्लोरीन, फिर फ्लोरीन, फिर हाइड्रोक्साइड, ऑक्सीलेटर H2O, फिर NCH, फिर EDTA, फिर अमोनिया और pyridine की बराबर, अमोनिया और pyridine की बराबर। फिर EN आ गया, फिर NO2, इथाइलिन डाई अमीन, NO2 और साइनाइड और CO की ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है। फिर इसमें अगला ये केमिकल सीरीज, इसमें ध्यान रखनी, मैन ये लाइन ध्यान रखना, जो स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा उसका डेल्टा O भी ज़्यादा होगा। फिर दर्शीय क्षेत्र में तरंग दैर्ध्य का अवशोषण का सही क्रम होगा। पहला है निकिल H2O6+2, फिर है निकिल NH3(6+2), फिर है निकिल NO2(6+2). ठीक है। तो इसमें क्या दे रखा है, H2O वीक लिगेंड है, अमोनिया प्रबल लिगेंड है और NO2 भी प्रबल लिगेंड है। तो जो जैसे NO2 है तो इसकी ऊर्जा ज़्यादा होगी, प्रबल लिगेंड है तो ऊर्जा ज़्यादा होगी। और फिर तरंग दैर्ध्य अपने आप कम होगा, क्योंकि सूत्र क्या होता है, E = Sc/λ। तो जिसका इसमें तरंग दैर्ध्य NO2 का ज़्यादा होगा तो ऊर्जा में सबसे कम होगी। तो अपना क्रम हो जाएगा निकिल H2O6, फिर अमोनिया और फिर NO2 सबसे पीछे आएगा। तो ऊर्जा से अपने को तरंग दैर्ध्य लेना, ये एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। इसके बाद में अगला है, कौन सा जटिल में डेल्टा O अधिकतम होगा। डेल्टा O अधिकतम पूछा है इसमें। पहला है कोबाल्ट H2O6, दूसरा है कोबाल्ट ऑक्सीलेटो6, तीसरा है कोबाल्ट NH3(5+3) और चौथा है कोबाल्ट साइनाइड 6-3। ये दे रखा है। तो इसमें पूछा है कि डेल्टा O अधिकतम किसका होगा, ऊर्जा पूछिए, ऊर्जा किसकी। तो इसमें चौथा ऑप्शन हो जाएगा साइनाइड वाला, क्योंकि साइनाइड स्ट्रॉन्ग लिगेंड है और साथ में क्या, आवेश भी ज़्यादा है साइनाइड पे। तो अपना ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में अगला दे रखा है अपने को प्रश्न कि बाह्य अष्टफलकीय निम्न में से कौन सा बाह्य अष्टफलकीय है। बाह्य अष्टफलकीय का पूछ रखा है, CO F6 -3 दे रखा है, COH2O+3, फिर CO ऑक्सीलेटो+3 और फिर ओल दे रखा है। बाह्य अष्टफलकीय का पूछा है तो इसमें होगा COF6। देखो कोष्टक में दे रखा है कोबाल्ट+3 के साथ H2O व ऑक्सीलेटो क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग लिगेंड होते हैं। ये ध्यान रखना, कोबाल्ट+3 के साथ क्या होगा, H2O पानी और ऑक्सीलेटो C2O4- ये क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग लिगेंड होते हैं। ये पॉइंट ध्यान रखना, इसका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फिर अगली लाइन में देख रखा है मैंगनीज Mn+2 व Fe+2 के साथ NH3 वीक लिगेंड की तरह काम करता है। NH3 क्या काम करता है, वीक लिगेंड की तरह। याद, ये दोनों पॉइंट याद रखना। फिर अगला इसमें दे रखा है NiF6-2 का दे रखा है। तो क्या होता है, इसमें आवेश ज़्यादा है, डेल्टा O ज़्यादा,
चार्ज ज़्यादा वीक लिगेंड होते हुए भी इसमें फ्लोरीन को क्या लेते हैं अपन, स्ट्रॉन्ग लिगेंड लेते हैं, क्योंकि डेल्टा ओ किस पे निर्भर करता है, आवेश पर निर्भर करता है। इसमें AlCu4 माइनस दे रखा है, AuCl4, FeCO4, ये एग्जाम्पल दे रखे हैं। फिर अगला है CFT इन टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल में CFT दे रखी है। तो क्या होता है, चतुष्फलक या टेट्राहेड्रल में अक्ष के मध्य से आक्रमण करता है और वहाँ के अक्ष के अनुदिश आक्रमण करता है। ऑक्टाहेड्रल में CFT, अष्टफलकीय में। चतुष्फलकीय में लिगेंड अक्ष के मध्य अग्रसित होता है, इसलिए T2G कक्षक अधिक प्रतिकर्षित होंगे व इनकी ऊर्जा बढ़ेगी। T2G अधिक प्रतिकर्षित होंगे और इनकी ऊर्जा बढ़ेगी। तो इसमें D कक्षकों का विपाटन होगा, नीचे 2 कक्षक होंगे, ठीक है, और नीचे 2 कक्षक होंगे तो उसकी ऊर्जा कितनी होगी, -3/6 या -0.6 होगा इसका, और ऊपर होगा +2/5 या +0.4, ये होगा, उल्टा हो जाएगा अष्टफलकीय का। और फिर जैसे एग्जाम्पल दे रखा है FeCH2 FeClO4 का, इसमें एग्जाम्पल दे रखा है। तो इसमें D कक्षकों का विपटन होगा और नीचे और ऊपर अलग अलग। फिर है CFT इन स्कोर प्लेनर, स्कोर प्लेनर में DsP2 में कैसे होता है, ये T2G और EG होता है। फिर T2G के में भी DXY और DZX, और इसमें DXYZ और DX स्कोर माइनस 5 कक्षक होते हैं, पांचों का अलग अलग विपाटन होता है T2G व EG का। फिर अगला है कि DsP2 संकरण में कौन सा D कक्षक प्रयुक्त नहीं होता है, DsP2 संकरण में, तो कौन सा नहीं होगा, DX स्कोर माइनस Y स्कोर हो जाएगा। ये ध्यान रखना, ये पार्टिसिपेट नहीं करता है DsP2 संकरण में। कौन सा D कक्षक भाग नहीं लेता, DX स्कोर माइनस Y स्कोर, ये ध्यान रखना। इसमें CFT में नीचे आएगा T2G और ऊपर आएगा EG। EG में 2 कक्षक होंगे और T2G में 3 कक्षक होंगे। अरे EG में 3 कक्षक होंगे और T2G में 2 कक्षक होंगे, ये ध्यान रखना। ऊर्जा CFT की उल्टी हो जाएगी, जहाँ माइनस दे रखा है 2/5 या -0.4 होंगे वहाँ +0.4, और -0.6 होंगे वहाँ 0.6, उल्टा हो जाएगा। प्लस का माइनस और माइनस CFT का उल्टा करना है। फिर ये स्कोर प्लानर जो अपने सिलेबस में है नहीं, लेकिन इसमें D कक्षकों का विपटन दे रखा है अलग अलग तरह का। फिर DsP2 संकरण में कौन सा D कक्षक प्रयुक्त नहीं होता, तो DX स्कोर माइनस Y स्कोर, ये ध्यान रखना। फिर अगला है EAN, प्रभावी एटॉमिक नंबर, प्रभावी परमाणु क्रमांक। EAN का अर्थ है जटिल कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या निकटवर्ती अक्रिय गैस परमाणु क्रमांक के बराबर होनी चाहिए। कोई भी परमाणु का स्थायित्व प्राप्त करेगा, अक्रिय गैस इलेक्ट्रॉन विन्यास प्राप्त। फिर इसका सूत्र दे रखा है EAN का, क्या दे रखा है, Z माइनस ऑक्सीकरण अवस्था, Z परमाणु क्रमांक माइनस ऑक्सीकरण अवस्था +2 इंटू संयोजकता या कोऑर्डिनेशन नंबर, जैसे दे रखता है K4 FeCN6 और K3 FeCN6 का एग्जाम्पल दे रखा है। तो Fe के परमाणु क्रमांक कौन से होता है, 26। इसकी ऑक्सीकरण अवस्था क्या हो जाएगी, FeCN6 की क्या हो जाएगी, Fe+2। तो देख लो 2 इंटू 2, Z कितना हो जाएगा 26 माइनस ऑक्सीकरण अवस्था कितनी है 2 प्लस, फिर दे रखा है 2 इंटू CN कितना हो जाएगा 6 इंटू 12, कोऑर्डिनेशन नंबर कितने हैं 6, और इसका 6 इंटू साइनाइड कितने 6 इंटू 2, तो 12 और 26 माइनस 2 होते हैं 24, और 24 + 12 कितने हो जाएंगे 36। तो 2 8 18 और 36 क्या हो जाएगा, अक्रिय गैस विन्यास हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, स्थायी हो जाएगा EAN के थ्रू, K4 FeCN6 और K3 FeCN6 इसमें हो जाएंगे 35। EAN कितनी आएगी 35, और 35 स्थायी नहीं होगा। इस तरह आप K2SgI4 का भी निकाल सकते हो। फिर FeCOX का ये दे रखा है NiCOX 1 2 3, इसमें कौन सा होगा जब स्थायी होगा, ऐसे निकाल सकते हैं। Z माइनस परमाणु, Z क्या होता है, परमाणु क्रमांक माइनस OS का मतलब ऑक्सीकरण अवस्था इंटू 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर या उपसंयोजक संख्या। जैसे इसमें CN6 है, इसमें I4 है, इसमें CN6 अलग अलग दे रखा है। फिर अगला है कि धातु कार्बोनिल में EAN सामान्यतः पास होते हैं। धातु कार्बोनिल क्या होते हैं, EAN वो जो नियम होता है प्रभावी परमाणु क्रमांक का, प्रभावी परमाणु क्रमांक में पास होते हैं क्योंकि स्थायित्व प्राप्त कर लेते हैं। और जो EAN नियम में पास हो जाएगा वो स्थायी होगा, और जो पास नहीं होगा फेल हो जाएंगे वो अस्थायी होंगे। वो क्या करते हैं, वो इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं या ग्रहण करके स्थायित्व प्राप्त करते हैं, इसलिए वो ऑक्सीकारक के अपचायक बन जाते हैं। फिर अगला निम्न में से प्रश्न दे रखा है कौन सा कार्बोनिल EAN में फेल है। तो फेल इसमें आपने को चारों को EAN निकालना है, Z माइनस OS इंटू 2 इंटू C, जो फेल है या पास है उनका पता लगाना है। फिर अगला जैसे ये देखो Mn2CO ऑल्ट वाइज, ये ऐसे जो कार्बोनिल फेल होते हैं EAN में वो क्या, वो डाइमर बना लेते हैं, ये बंद के द्वारा, ये देख लो। फिर ये 25 और 10, 25 क्या, मैंगनीज के परमाणु क्रमांक समन्वय संख्या कितनी होगी, 1 की 5 है, और फिर 1 इस बंद की हो जाएगी, टोटल कितना हो जाएगा 36। ये डाइमर के रूप में पाए जाते हैं। फिर अगला दे रखा है
ओ कोबाल्ट फिर CO4 स्थायित्व कैसे प्राप्त करेगा? तो ये एक तो डाइमर बना लेगा, डाइमर बनाने का क्या CO2, डाइमर कैसे बनेगा CO2 और फिर क्या हो जाएगा CO, कार्बोनिल के कितने 8 अणु ले लेगा, कितने ले लेगा 8 अणु, इसके द्वारा ये स्थायित्व प्राप्त कर, इसके द्वारा ये स्थायित्व प्राप्त कर लेगा। एक तो अपचयन के द्वारा करेगा, अपचयन में कैसे करेगा, एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेगा तो इसके द्वारा स्थायित्व प्राप्त कर लेगा। जैसे अपचयन में ऐसे करेगा, देख लो कोबाल्ट का परमाणु क्रमांक कितना होता है 27, कितना होता है 27, ठीक है, ये लिख दिया अपन ने 27। और इसकी ऑक्सीकरण अवस्था कार्बोनिल की 0 होती है, प्लस 2 इंटू CN कितनी है इसकी 4, फिर 2 इंटू 4 8, तो फिर 28 और 8 कितने हो जाएंगे, ये हो जाएगा 28 और 8 देख लो, तो ये होते हैं 35, कितने होते हैं 35। तो कोबाल्ट इनको कितना चाहिए एक, तो एक क्या करेगा ये अपचयन के द्वारा बन जाएगा CO और फिर क्या होगा CO4 और फिर आ जाएगा -1 किस किस पे कोबाल्ट यौगिक पे। तो ये तो एक तो डाइमर के द्वारा स्थायित्व प्राप्त कर लेगा और एक अपचयन के द्वारा स्थायित्व प्राप्त कर लेगा। जैसे इसमें MnO2 है, ये है, तो ये क्या बना रहा है डाइमर बना रहा है। फिर अगला दे रखा है FeCN और FeC2H5 वोल्टाइज इसका दे रखा है, तो इसकी ऑक्सीजन अवस्था क्या हो जाएगी 2, कोऑर्डिनेशन नंबर कितने हैं 6। ये जैसे C2H5 का दे रखा है, अलग अलग तरह का लिगेंड इसमें अपन निकाल सकते हैं। तो ये ध्यान रखना CuCO4 किसके द्वारा स्थायित्व प्राप्त करते हैं अपचयन के द्वारा। ऑक्सीकरण के द्वारा क्या होगा, जो 36 इलेक्ट्रॉन है उसमें ज़्यादा हो जाएंगे, 36 परमाणु परमाणु क्रमांक से 37 या 38 होंगे, वो इलेक्ट्रॉन त्याग लेंगे, इस पे आएगा माइनस और त्यागेंगे उन पे प्लस आएगा, वो स्थायित्व प्राप्त कर लेंगे। ये अपने को इसमें EN में ध्यान रखना क्या होता है Z-OS इंटू Z-OS प्लस 2 इंटू CN। और ये क्या करते हैं ऑक्सीकरण या अपचयन के द्वारा भी स्थायित्व प्राप्त कर लेते हैं। फिर CFT को ध्यान रखना है, CFT किस में अष्टफलक चतुष्फलकीय में क्या होता है, ऊपर EG होता है और नीचे T2G होता है। ऊपर क्या होता है, ऊपर होता है EG और EG में 3 कक्षक होते हैं, T2G में क्या होता है 2 कक्षक होते हैं, ये ध्यान रखना। और स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में अपने को क्या ध्यान रखना है, इसमें डोनर जैसे पहले कौन सा होगा कार्बन वाले डोनर होंगे सबसे ज़्यादा स्थायी, फिर कौन से होंगे नाइट्रोजन वाले और फिर ऑक्सीजन वाले, ये डोनर का क्रम ध्यान रखना। जैसे अपन डोनर का इसमें लिखेंगे अपन क्रम, तो जैसे ये देखो इसमें ये क्या कार्बन वाले डोनर है, फिर नाइट्रोजन वाले डोनर अलग अलग दे रखे हैं, फिर ऑक्सीजन वाले डोनर है, ऐसे डोनर मतलब जो प्रभावी होगा। फिर तरंगदैर्ध्य और ऊर्जा का क्रम क्या होगा, ये सब अपने को बढ़ती हुई ऊर्जा का क्रम है स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में। तरंगदैर्ध्य का इसका अपने को उल्टा कर लेना। फिर कोबाल्ट +3 के साथ H2 व ऑक्सीलेटो स्ट्रॉन्ग लिगेंड होते हैं, और Mn और Fe+2 के साथ अमोनिया क्या होता है वीक लिगेंड की तरह, ये भी ध्यान रखना। फिर ऊर्जा किस पे निर्भर करती है, डेल्टा O आवेश पे निर्भर करती है और लिगेंड के सामर्थ्य पे, प्रबल है या दुर्बल लिगेंड है। फिर स्कॉर्प्लेनर या चतुष्फलकीय, फिर अष्टफलकीय और वर्गाकार समतलीय। डेल्टा T बराबर 4/9 इंटू डेल्टा O, तो ये ध्यान रखना ऑर्डर। और CFSE ऊर्जा कैसे ज्ञात करते हैं ये भी ध्यान रखना। T2G के क्या होता है -0.4 और EG का +0.6।